डे पे हमारे साथ हैं अभिषेक शर्मा, जो कि एक योगा टीचर हैं, जिन्होंने योगा में मास्टर्स की हुई है और 6 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें योगा का। तो आज हमें वो कुछ योगा के बारे में ऐसी चीज़ें बताएंगे जो लोग योगा शुरू करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनको थोड़ी गाइडेंस नहीं है, तो कैसे वो उस चीज़ को यूज़ करके योगा की क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे योग हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सो हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने योगा को एज अ प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? पहले मैंने योगा को अपने लिए किया। ओके। काफ़ी टाइम के बाद जब मैंने उसको करा तो मेरे को अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए, जो मेरे इंटरनल बॉडी में भी थे और आउटर बॉडी। फ्लेक्सिबिलिटी तो थी उसके अंदर, बट इंटरनली जो मेंटल लेवल पे उसका इफ़ेक्ट आता है वो काफ़ी ही अच्छा था, जिसने मेरी लाइफ को एक नई डायमेंशन देखने के लिए काफ़ी हद तक प्रेरित किया और मेरे माइंड को फ्लेक्सिबल बनाया। तो बेसिकली मेंटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हाँ, योगा से। बिल्कुल। जब मैं एक लेवल तक पहुंच गया अपने ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद, हर चीज़ को देखने के बाद, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे इसको टीच करना चाहिए। और जैसा कि है मेरे में अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी है कि आई एम रियली गुड एट टीचिंग। ओके। तो ये एक मेरे को प्लस पॉइंट हो गया, जिससे मुझे काफ़ी अच्छी तरह क्लाइंट्स भी मिले, स्टूडेंट्स भी मिले और मेरा काम, मैं इसी फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ। ओके। तो अभी प्रेजेंटली अभिषेक जो हैं वो ओबेरॉय ओबेरॉय होटल होटल्स में में। सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को, फॉरेनर्स को स्पेशली। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भाई हमारा कोई इंडियन योगा को फॉरेनर्स के आगे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपने आप में एक गर्व की बात है हमारे लिए। तो मैं आपसे नेक्स्ट ये चीज़ जानना चाहूँगी कि जिन लोगों ने योगा शुरू करी है या फिर जो लोग करना चाहते हैं, तो वो योगा को पहले किस चीज़ के लिए यूज़ करें? मतलब वेलनेस के लिए यूज़ करें या फिर स्पिरिचुअल वे में देखें, अपनी बॉडी के लिए पहले देखें, माइंड के लिए पहले देखें, तो कैसे उस चीज़ को फॉलो करें? स्पिरिचुअल देखने के लिए तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि लोग, बहुत सारे रिलीजन हैं वर्ल्ड में, उनको इसको एज अ वेलनेस देखना चाहिए। पहले वेलनेस देखेंगे, दैन उसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में धीरे धीरे पता चलेगा जब वो उसके बेसिक्स पे जाएंगे। जैसे योग वेद में है, उपनिषद में है, पतंजलि योग सूत्र में है और गीता में है। हर जगह पे वो योग के बारे में ही बता रहे हैं। और जब आप योग को अपने स्पिरिचुअल लेवल पे देखेंगे, करेंगे, आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, तब उनमें क्यूरियोसिटी जागेगी कि वो कहाँ से आया, देन वो उसके बाद जाएंगे। तो जो लोग अभी बिगनर्स हैं वो इसकी तरफ आ रहे हैं, उनको पहले अपनी वेलनेस के ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि जब बॉडी बिल्कुल फिट होगी, उसमें रोग नहीं होगा, तभी योग घटित होगा। ठीक है। तो योगा को हम लोग जैसा आपने बताया कि रोग हटाने के लिए उसको हम लेते हैं, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम योगा करना शुरू करेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई, किसी को लग रहा है मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर है, वो उसको पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि कैसे, तो कैसे इस चीज़ से वो हेल्प करेंगे, अपनी बॉडी में डिटेक्ट करें चीज़ों को कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है? इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है, ओके। जिसमें लेकिन योगा के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो कि एक्चुअली वेदों से ही निकली हुई है सारी चीज़। तो अगर सपोज़ कोई फिट पर्सन है और उसको अपनी बॉडी डिटेक्ट करनी है, तो या तो वो एलोपैथी में जाके सारे टेस्ट कराएगा, सारे पैसे देगा, विच इज़ वेरी हार्मफुल। हाँ हार्मफुल, और उसके बाद एक टाइप से आपकी पॉकेट खुल जाती है, अब आप देते ही रहो। हाँ जी। तो इसका एक बेटर ऑप्शन है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढो, जो आपकी नर्व्स पकड़ के आपको बताएगा आपकी बॉडी में क्या क्या इश्यूज़ हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, तो सपोज़ एक फिट पर्सन इस डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर उसको देख के बताएगा कि आप में पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है या वात प्रकृति है। अब अपर बॉडी में कौन सी प्रकृति है, लोअर बॉडी में, ये तीनों होती हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जिसको तीनों है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। दो का फॉर्मेशन, दो की कॉम्बिनेशन हर किसी में मिलेगा, लेकिन कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, यही बेसिक होता है सारी डिजीज़ का। अगर आपको पता है इसको बैलेंस कैसे करना है, तो आपको डिजीज़ नहीं होंगी। अब अगर एक जेन्युइन एग्जांपल भी लेते हैं कि एक फिट पर्सन जाता है, तो उसको पता चलेगा कि उसकी अपर बॉडी में पित्त है, लोअर बॉडी में कफ है। उससे क्या होगा कि पता चल गया आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन दोनों से। दूसरा ये है कि एक और चीज़ वो बताएंगे डॉक्टर, कि जैसे सपोज़ उसकी लोअर बैक कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब क्या है कि उसके अंदर मे बी ब्लड प्रेशर कम है। यस। ब्लड प्रेशर कम है तो उससे क्या सिम्टम्स बन सकते हैं,
उससे टांगों में भी दर्द जा सकता है, उससे पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि उसको सर्वाइकल होगा। यस। अगर किसी को सर्वाइकल हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा। आप योगा भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे सर्वाइकल के लिए। Yes. बट एक्चुअली जो बेस ऑफ द प्रॉब्लम है वो कुछ वो तो लोअर बैक में, और लोअर बैक से पहले वो पित्त होगा या कफ होगा या वात होगा। तो बेसिकली सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वात पित्त और कफ से ही जनरेट है, मतलब वहीं से रिलेटेड है। वहीं से रिलेटेड। और ये चीज़ हमारे हमारे वेदों में बहुत पहले से बता दी गई है, लेकिन आजकल मॉडर्न जनरेशन शायद इस चीज़ को मानती नहीं है। नहीं मानते नहीं है, वो कंफ्यूजन में रह जाते हैं क्योंकि इनको पढ़ना पड़ता है और पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं, तो इसलिए वो सीधा जाते हैं, इजी वे ढूंढते हैं, टेस्ट कराते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं और चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और But I think- मेडिसिन ओनली सप्रेस करती है उनको। हाँ, that's वो what I want पूरा to say. क्योर नहीं कर सकती। अगर आप देखें तो आई डोंट थिंक, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि उसके पास कोई परमानेंट सोल्यूशन है सर्वाइकल का। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिसिन के पास नहीं है। इनफैक्ट किसी भी चीज़ के लिए कोई भी प्रॉब्लम है तो एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है वो चीज़ों को सप्रेस करती हैं, परमानेंट कभी भी ख़त्म नहीं करती। आयुर्वेदा ही एक ऐसी चीज़ है और योग ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बीमारी को जड़ से निकाल सकता है। क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। आपने वो करा है तो आपको ये भी करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई डिटेक्ट करने की बातें कि वात है, पित्त है, कफ है, हम लोग चले गए वैद्य के पास, उन्होंने बता दिया। बट अगर पता भी चल जाता है तो फिर हम उसको कैसे ठीक करें? योग के थ्रू। योग के थ्रू ना, सी ये वाला पार्ट योग के थ्रू हो सकता है। अगर वो बोन्स में है, मसल में है, तो वो बोन्स के थ्रू हो सकता है, योग के थ्रू हो सकता है। बट अगर इंटरनल ऑर्गन्स में आपका लिवर फेल है, लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, जिससे बाकी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे? अब वो दवाइयाँ तो हैं जो उसमें मिलेंगी, बट उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, तो वो मैटर करता है। अब जैसे आपके पास किडनी का इशू आ रहा है या लिवर का इशू आ रहा है, तो उसके लिए मर्म पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे। अब मर्म पॉइंट किसी भी ऑर्गन्स के लिए, जैसे अगर यहाँ पे होता है तो वो यहाँ तक जितने ऑर्गन्स हैं उसको करेगा, यहाँ पे है तो यहाँ तक के ऑर्गन्स। तो हर मर्म पॉइंट एक जंक्शन होता है, बहुत सारे नर्व्स का जंक्शन होता है, जिसको आप दबा के आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और ऑर्गन्स को ठीक कर सकते तो हैं। ये मर्म पॉइंट एक्यूप्रेशर एक ही है? एक्यूप्रेशर सिर्फ पाम में होता है, मर्म पॉइंट पूरी बॉडीज़ में होता है। ओके। मर्म पॉइंट वो पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली तो वॉर्स में यूज़ होते थे। ओल्ड टाइम में जब वॉर्स होती थी तो वो तीर या तलवार उस पॉइंट पे मारते थे जिससे एकदम से डेथ हो जाए, या फिर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको अभी दबा दो और बंदा 15 दिन बाद मरेगा। ओके। ये उसकी साइंस थी। अब वो साइंस तो वेदों में है, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक जो जनरल पब्लिक के लिए वो ये है कि जिससे वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप भीष्म पितामह का भी एग्जांपल ले रहे तो उनको इतने सारे तीर लगे लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो एक भी फेटल मर्म पॉइंट पे नहीं लगा था। और जहाँ श्री कृष्ण के सिर्फ एक पॉइंट पे इतना सा तीर लगा, वो मर गया क्योंकि वो फेटल था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी जो एंशंट बुक्स हैं वहीं से निकली हैं, जो Yes. कि आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि जो आज की जनरेशन है वो इस चीज़ को शायद लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें शायद वैल्यू नहीं पता इस चीज़ की। सही तो है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और शायद इसीलिए भी वीडियो करने का हमारा मन था, क्योंकि ये जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, इसमें सब चीज़ है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जितनी भी चीज़ें जो जैसे कि आप बता रहे थे कि तिब्बतियन मेडिटेशन या उनका जो तरीका होता है करने का, वो कहीं ना कहीं सारा आयुर्वेद से निकला है, सारी चीज़ें यहीं से निकली हैं। और एलोपैथी आज जो भी कर रही है, जो भी रिसर्च वो लोग आज तक कर रहे हैं, वो हमारे वेदों में ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका जिक्र वेदों में नहीं किया गया है, जबकि आज की जो मॉडर्न साइंस है वो अभी तक रिसर्च करते ही जा रहे हैं। अभी तो ये पॉइंट्स तो इंटरनल बॉडी मतलब इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हैं, बट जो आउटर बॉडी है उसको हम योगा से कैसे मतलब ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं? अब ये ओवरऑल पार्ट है। इसमें तो पहले आपको आपका वात और पित्त कफ इसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए इंटरनल बॉडी क्लींजिंग करनी पड़ेगी। या तो आप योगिक के थ्रू जा सकते हैं, योगिक इंटरनल बॉडी क्लींजिंग, जैसे कुंजल हो गया, सूत नीति, जल नीति और अन्य प्रकार की और जो क्लींजिंग है बॉडी की। तो ये सब मतलब क्या ये प्रोसेस है? ये प्रोसेस है इंटरनल बॉडी को क्लीन करने की। अब जैसे आप सुबह उठ के सिर्फ अपना ब्रश करते हैं और वॉशरूम जाते हैं, उससे बॉडी क्लीन नहीं होती। यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, पित्त बनता है, पेट में जाता है, लिवर है, ईसोफेगस है आपका, इस सब की क्लींजिंग है। सबकी क्लींजिंग एक्चुअली उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई हुई है। योगिक में ये मानना है कि अगर आपने यहाँ से पानी पिया तो आप जब वॉशरूम जा रहे हो तो नीचे से पानी ही निकलना चाहिए,
और उसी क्लैरिटी के साथ निकल, इतनी बॉडी अंदर से क्लीन होती है, तब वो प्राण ऊर्जा बॉडी में चलती तो है। बेसिकली योगिक क्लींजिंग मतलब अपनी हैबिट्स को चेंज करना ओवरऑल, नहीं, जो हम लोग आजकल कर रहे हैं। हाँ, हैबिट को चेंज करना भी है और इस तरीके से क्लीन करना है हर एक ऑर्गन्स। लोअर बॉडी के लिए जैसे शंख प्रसालन हो गया, किसी को कब्ज है तो, और अपर बॉडी में एसिड बन रहा है तो जल नीति हो गया, और किसी को साइनस है, कफ की बीमारी है तो सूत्र नीति हो गया, और कपाल भाती भी अन्य प्रकार के हैं पानी के साथ जो कर सकते हैं आप। ये हो गया क्लिनजिंग एक टाइप से। फिर और कुछ आपको इशू है तो उसके लिए नेचुरोपैथी हो गया, वो भी इसी से निकला हुआ है। आपने नेचुरोपैथी करा, इंटरनल क्लिनजिंग करी, मर्म पॉइंट यूज़ करे, योगासन करे, अब आपकी बॉडी बिल्कुल ही रेडी है कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। अगर आप अष्टांग योग को फॉलो करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उस हिसाब से आप अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं। पहले बॉडी क्लीन होगी, योगिक डाइट, आप योग फॉलो करेंगे, योगिक डाइट फॉलो करेंगे, डे नाइट सूर्य के हिसाब से आपकी दिनचर्या और एंडिंग होगी, तो आपकी 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स, 50 या 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी। मेंटल इलनेस भी उससे ठीक हो जाएगी, और जब मेंटल इलनेस ठीक हो गई तो वहाँ से भी 90% वहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाती है। कोई सिंगल प्रॉब्लम भी वो भी 90% ठीक हो जाती है। सो हम जैसे ले रहे हैं, एक क्लस्टर है जिसमें आप कुछ भी ले लीजिए, ये और ये, उसके बाद आपको रिजल्ट 100% दिखेंगे ही दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये करिए। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही बेड पे हैं तो वो सिर्फ प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ लोग फिट हैं, अब सपोज़ किसी को हेड में कुछ इश्यू है लेकिन वो इन्वर्टेड पोज नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली वो मर्म पॉइंट यूज़ कर सकता है उस सेक्शन के लिए। हेड पे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप दिन में 3 बार दबा दीजिए उसको। प्रोसीजर आपको पूरा फॉलो करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। जो प्रोसीजर और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको आपको फॉलो करते हुए चलना है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और फिर इसमें आसन का क्या रोल आता है? आसन का रोल ये आता है कि आसन आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, फिट बनाती है, और आसन करते हुए वो आपको आपके ब्रेन को भी टैकल करती है, उसको भी डेवलप करती है। जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तभी आपका ब्रेन फ्लेक्सिबल होगा, ये मानना है। क्योंकि जब आप ध्यान में जाते हैं तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं अपने बारे में, जो कि आपने आज तक कभी नहीं जानी। क्योंकि आप 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, अभी तक आपने सिर्फ ये प्रैक्टिस करी है कि अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए। मोबाइल हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन अब आप सडनली ट्राई कर रहे हैं कि आप एकाग्र हो जाएं, कंसंट्रेटेड हो जाएं किसी चीज़ के लिए, ये बहुत मुश्किल है। जब आप जानेंगे अपने आप को तो ये एक टाइप से फाइट है आपकी नेचुरल हैबिट और एक्चुअल हैबिट जो आपकी होनी चाहिए। सारा योग जितना भी है वो यही बताता है कि इंद्रियों को आप कैसे कंट्रोल में करें, और ये पहला स्टेप होता है ध्यान में। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने आप से कैसे फाइट कर रहे हैं उसके बाद। लेकिन एक लंबा प्रोसेस है, उसमें कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, उसको रोज़ करना है। उसी हिसाब से यम और नियम एक बेसिक है जिनको आपको सबसे पहले सीखना होगा, उसी के बाद ये सारी स्टेप्स आप कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं कि आज कर लिया, आज शाम को कर लिया, कल सुबह कर लिया, आज 25 मिनट कर रहा, कल 1 घंटा कर लिया। एक कंसिस्टेंसी बना के, कंसिस्टेंसी बनानी है आपको, एक रिचुअल बनाना है अपने लिए जो आपकी बॉडी के हिसाब से ठीक है, आपके जॉब के हिसाब से ठीक है, आपके दिन में जो फ्री टाइम है उसके हिसाब से ठीक है। आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जब आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी, फिट हो जाएगी और आप रेडी हो जाएंगे, उसके बाद प्राणायाम करने के लिए, उसके बाद मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने। मेडिटेशन एक छोटा वर्ड है लेकिन ध्यान करने के लिए। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एंड गोल जो है वो मेंटल पीस ही है। मतलब अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, इनमें से कोई भी प्रोसेस कंटिन्यूसली एक फोकस के साथ, मतलब अपनी एक लगन के साथ अगर कर रहे हैं, तो एंड रिजल्ट हमें शांति ही मिलने वाली है, दिमाग की शांति। क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि लोग इतने परेशान हैं, स्पेशली मेंटली इतनी सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। जॉब है, फैमिली है, रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि उनके मेंटल प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा हैं, और कहीं ना कहीं वो दिखावे वाली खुशी में जी रहे हैं। तो एक्चुअल खुशी कैसे होती है, कैसे फील की जाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं, राइट? शुरुआत यहीं से हो सकती है, जब आप अपने अंदर झाँकेंगे तो ही आपको सब चीज़ें मिलेंगी। आप खुश हैं, बाहर थोड़ा ना, आप अंदर हैं। बिल्कुल। आप अंदर पीस ढूंढेंगे तब आपको संसार में पीस नहीं लगेगा। जब सब लोग पीस ढूंढेंगे तब संसार में होगा। अगर आप अपने घर में 4 बंदों के साथ रहते हैं, आप अकेले ध्यान करते हैं, तो आपके अंदर कुछ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी होगी, लेकिन आपके घर में वो बाकी के 3 बंदों में नहीं होगी, तो वहाँ पे आपका क्लैश होगा।
जब वो सारे लोग करेंगे तब जाके आपके घर के अंदर वो पीस वाला माहौल क्रिएट होगा। अब लोग एक बहुत बड़ी बड़ी फॉरम्स होती हैं, 4-4 घंटे के डिबेट्स होते हैं जिसमें वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि कैसे हम वर्ल्ड में पीस क्रिएट करें। पीस वो लोग क्रिएट नहीं कर सकते, जीडीपी क्रिएट नहीं कर सकती, पीस इंटरनली आएगा। सो जो इंद्रियां होती हैं ये ग्रैप्स करती हैं जितनी भी मेमोरी आपके सामने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो ये आपकी मेमोरी में स्टोर होते रहते हैं और आप जब इसको निकाल नहीं पाओगे और आप हर एक इंसिडेंट पे आप मेजर रिएक्ट करोगे तो वो आपके लिए क्रिएट हो जाएगी प्रॉब्लम। तो बेसिकली हम अगर चाहें तो एक छोटा सा ऐसा एग्जांपल कर सकते हैं कि भाई अगर कोई कबर्ड है तो वहाँ पे डस्ट इकट्ठा होता जा रहा है, अब उसको क्लीन नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो खोलने का भी मन नहीं करेगा, राइट? उसको देखने का भी मन नहीं करेगा, ना आप खुद देखना चाहेंगे ना कोई और उसको देखना चाहेगा। तो इसी तरह से हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है कि अगर हम अपने मेंटल पीस का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने अंदर वर्क नहीं करेंगे, तो हम खुद से खुश नहीं रह सकते। और जब हम खुद से खुश नहीं रह सकते तो हम किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन हमसे खुश होगा। और हम यही चीज़ें करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई सामने वाले पर्सन हमें खुशी दे, वो हमारे साथ रहे। बट ज़रा सोचिए कि आप जिस तरह से जी रहे हैं, आप जिस तरह से बिहेव करते हैं, आप जैसी बातें करते हैं, क्या आप खुद के साथ रहना पसंद करते हैं? अगर करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो अपने मेंटल पीस पे वर्क करना ज़रूरी है और उसके लिए योगा सबसे बेस्ट चीज़ है। क्योंकि ये एक ऐसी अनोखी टेक्निक है जो आपके मन के ऊपर काम करती है और दुनिया में आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है जो आपके मन के ऊपर इतनी सटीक तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक पूरा कोर्स और एक प्रोसीजर के साथ काम करता है और गारंटी के साथ। हाँ, गारंटी भी मिलती है। अगर आप डेडिकेशन शो करेंगे तो गारंटी आपको ज़रूर मिलेगी। एग्जैक्टली। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिकॉज पर्सनली मैं प्राणायाम बहुत करती हूँ और मुझे उससे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली है। मैं एक बार को अपने रेगुलर शेड्यूल में आसन करूँ ना करूँ लेकिन मैं प्राणायाम ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो मेंटल पीस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? राइट, ये बहुत अच्छी बात करी आपने। अगर कोई इंसान आसन नहीं कर सकता तो वो प्राणायाम कर सकता है। प्राणायाम आसन जितना ही आपको फल देंगे। अगर कोई प्राणायाम नहीं कर सकता वो ध्यान कर सकता है। ध्यान चलते फिरते भी हो सकता है, जिसको प्रैक्टिस है वो चलते फिरते हर क्षण ध्यान कर सकता है और वो इन दोनों का रिजल्ट दे देता है एक साथ में। तो अगर आप प्राणायाम करते हैं वो भी अच्छी बात है, अगर आप प्राणायाम नहीं कर सकते तो आसन करिए, बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं कर सकते तो प्री प्रैक्टिस करिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ना कुछ करिए, जस्ट फॉर योर मेंटल स्टार्ट तो करिए। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि भाई अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, अपने मेंटल पीस पे ध्यान देना है, तो योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और जो भी सर ने बताया, जो भी चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं कीजिए। आपको योगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर दी है, तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप सर से ले सकते हैं। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, यहाँ पे लिखी भी आ रही है स्क्रीन पे, आप चेक कर सकते हैं। और आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी इन सब चीज़ों से रिलेटेड बात करनी है तो आप तो मेरे चैनल पर बने हुए हैं, वहाँ से तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर हाँ, किसी भी चीज़ को सीखने में, स्पेशली योगा में, मेडिटेशन में या फिर प्राणायाम वगैरह करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर आसन के ऊपर या इस चीज़ के ऊपर और डिटेल्ड वीडियो हम लोग लेकर आएँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए, बता के जाइए, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं सर, ठीक है? थैंक यू, नमस्ते। नमस्कार।